निगरान सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, माहौलियात व जंगलात बिलाल अफजल से मिलने मॉडल टाउन लाहौर में उनके घर पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर इब्ने निगरान वज़ीर, आपके वालिद सुहेल अफजल साहब 2008 की निगरान काबीना में वज़ीर थे। अब आप वज़ीर हैं और आजकल आप PND जंगलात आबी माहौलियात के वज़ीर हैं। आप अमली सियासत में तो हैं नहीं, लेकिन निगरान काबीना में कैसे? वालिद भी आ गए, आप भी आ गए। 2001 में मेरे ताया ने लाहौर के नाज़िम के इलेक्शन लड़े और 2 टेन्योर्स के लिए वो लाहौर के नाज़िम। मियाँ आमिर महमूद साहब रिश्ते में तो आपके ताया नहीं हैं, वैसे आप ताया कहते हैं। वो और मेरे अब्बा जी जो थे वो इकट्ठे यूनिवर्सिटी में थे, तब से दोस्त हैं, काम हमारा इकट्ठा है, तो मेरे ताया ही हैं। मेरा ख्याल है सगे तायों से ज़्यादा मेरे जो है वो हमें प्यारे हैं और वो हमसे प्यार करते हैं। इन लोगों ने जो बैकग्राउंड हमारा था वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का भी था। जब भी इंटरिम गवर्नमेंट आती है, इनकी मर्ज़ी होती है कि ऐसे टेक्नोक्रेट्स को सामने लाया जाए जिनका एक्सपीरियंस वास्ट हो। मोहसिन साहब के साथ मैंने भी पहले काम किया हुआ है, उनको फैमिली का भी पता है। तो जब मोहसिन साहब अपनी एक डाइवर्स टीम बना रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने इनविटेशन एक्सटेंड किया टू द फैमिली। तो मियाँ साहब और सुहेल साहब तो पिछले 2-3 दफ़ा से रिफ्यूज़ करते आ रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट्स को। हर इंटरिम गवर्नमेंट में उनको ऑफ़र तो होती थी। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन हमारी तैयार है, आप उनमें से एक बंदा ले लें। तो आई एम द एल्डेस्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस सो फार। आपने तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की और निगरान वज़ीर बनने के लिए आपका तजर्बा क्या था? मेरी जी स्कूलिंग क्रेसेंट मॉडल स्कूल की है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से इंजीनियरिंग की। मेरा डबल मेजर्स था, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वापस आया तो मैंने 4 साल मीडिया में काम किया। फिर मैं MBA करने चला गया INSEAD, जो कि एक फ्रांस में यूनिवर्सिटी है। वहाँ मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की इन फाइनेंस और बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग के अंदर। सक्सेशन प्लानिंग होती है कि कैसे बिजनेसेस जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि बिजनेसेस सेफ़ रहें। तो वो करके फिर मैं वापस आया हूँ। तो अभी मिनिस्ट्री से पहले मैं ओवरऑल हमारा जो ग्रुप है जिसके अंदर एजुकेशन और मीडिया सबसे प्रोमिनेंट है, लेकिन हम लोग 7 से 8 इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करते हैं। उसके फाइनेंस जो हेड्स हैं वो मुझे रिपोर्ट करते थे और मैं मियाँ साहब को रिपोर्ट करता हूँ। तो क्या मियाँ आमिर महमूद साहब ने आपकी सिफारिश की थी निगरान वज़ीर बनने के लिए? रिकमेंडेशन डेफिनेटली जी उनकी, और उनकी इजाज़त शामिल थी। मैं हमेशा ज़ाहिर है क्योंकि मैं काम में इतना इन्वॉल्व था कि अब तो 1 साल होने वाला है। मैंने 3 महीने बजट किए थे। कुछ काम कम्प्लीटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कंपनीज़ कम्प्लीटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो काम बिल्कुल छूट गया। तो इसलिए वालिद साहब की और मियाँ साहब की इजाज़त बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और ज़ाहिर है कि उनका ट्रस्ट मेरे अंदर इस चीज़ से दिखता है कि उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन के लिए इतनी कम उम्र के अंदर मुझे रेकमेंड किया। आप अंदाज़ा तो करते होंगे कि आपकी वो कौन सी सलाहियत है जिसने आपको निगरान वज़ीर बना दिया और आप अपने बिजनेस में भी कामयाब थे? जी, मेरा ख्याल है मेहनत करना हमारे ना DNA में है। और सेकंड जनरेशन होने का ये फ़ायदा होता है कि आपने चीज़ें बनते हुए और मेहनत होते हुए देखी होती है। हम लोगों ने जितना भी टाइम फैमिली बिजनेस में गुजारा, हमारे फादर्स 9 बजे ऑफिस में होते हैं, 6, 7, 8, 9 बजे तक घड़ी देख के कभी किसी ने काम नहीं किया। तो वो जो मेहनत करने की है, और अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी चीज़ थी वो थी कि ऑल द मिनिस्टर्स आर कमिटेड टू डिलीवरिंग। हमारा तो क्योंकि टाइम थोड़ा था, मोहसिन साहब हमेशा कहते हैं कि हम किसी जगह पे 1% भी इम्प्रूवमेंट कर लें तो हम सक्सेसफुल हैं। वो कौन सी इम्प्रूवमेंट है जो आपने आकर की है? जो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पहले स्टार्ट में CNW थी, जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहीं, पहले तो आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन भी आपकी वजारत बदल गई, वो क्यों? उसकी स्टोरी पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले CNW के अंदर हमने 137 रोड्स की। 137 रोड्स के अंदर हम लोगों का ज़्यादा जो मकसद था वो था कि बड़े THQs और DHQs को, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स और तहसील हेडकोार्टर्स को कनेक्ट किया जाए। मैं एक डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल देता हूँ, कसूर का अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट ईयर देखते तो रायवेंट से कसूर से खुडियाँ से चूनिया, ये सारी बड़ी मेन सिटीज़ हैं, लेकिन रोड्स का बहुत बुरा हाल था। तो हमने ऐसी 137 स्कीम्स आइडेंटिफाई की, CM साहब को प्रेजेंट की, CM साहब ने उनको अप्रूव किया और उसको हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कहते हैं।
क्योंकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे बहुत सारे लगते हैं, लेकिन अगर उसकी 10% कॉस्ट पुरानी रोड्स के ऊपर लग जाए तो उनकी आपकी एज 10 से 15 साल इंक्रीज़ हो जाती है। सीएम साहब ने मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इसलिए चेंज किया था कि जून तक हमारा एक्साइज का एक टारगेट था, वो मीट हो गया। CNW की एक स्ट्रेटजी थी, प्रोजेक्ट शुरू होने थे, वो स्टार्ट हो गए। फिर मेरा एक्सेस उनको चाहिए था मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर। मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काबीना के अंदर है फॉलो अप रखना कि कौन सा प्रोजेक्ट किधर पहुंचा है, कब ख़त्म होना है और क्या वो हमारे टाइम के ऊपर ख़त्म होगा कि नहीं होगा। अगर मुझे को फील होता है कि कोई प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो फिर मैं फ्लैग रेस करता हूँ सीएम साहब को कि सर ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से ना हमारे टेन्योर के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकेगा, क्योंकि वी बीन वेरी क्लियर कि हम वही प्रोजेक्ट करेंगे जो कि हम ख़त्म करके जा सकें, हम कोई आधा प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं जाएंगे। आपने कारोबार तो चलाया है, अब वजारत चला रहे हैं, दोनों में कितना फ़र्क है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप ना अपना टाइम स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। मैं पहले जो है एक्सरसाइज किया करता था, सुबह उठ के रात को एक डिसेंट टाइम के ऊपर घर आ जाया करता था, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ गुजारता था। ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि एक स्केड्यूल हमारा अपना होता है मिनिस्टर्स का, एक स्केड्यूल डिपार्टमेंट का होता है और एक स्केड्यूल सीएम साहब का होता है। जब ये तीनों स्केड्यूल्स को आप कंबाइन करते हैं तो तकरीबन आप सुबह 9 बजे से लेकर रात 1-2 बजे तक जो है वो बिज़ी रहते हैं। आपने देखा होगा सीएम साहब तो विज़िट्स करना ही शुरू 10 बजे के बाद करते हैं और 2 बजे तक वो हॉस्पिटल्स के विज़िट, कंस्ट्रक्शन साइट्स के विज़िट वो कर रहे होते हैं। तो उस टाइम के ऊपर हम सारे साथ होते हैं। जब नई थी वजारत तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि स्कोप कितना बड़ा है, कैनवस कितना बड़ा है, और इंटरिम गवर्नमेंट केयर टेकर सेटअप के हिसाब से आए थे कि 3 महीने ही हैं, डे टू डे रन करना है। अब हम लोगों को पॉलिसी मेकिंग थोड़ी सी करनी पड़ रही है और जब 1 साल की हुकूमत हो गई है तो हमने बड़े हार्ड डिसीजंस भी लिए हैं और ऐसे डिसीजंस भी लिए हैं कि जिससे नेक्स्ट गवर्नमेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर बनने का मज़ा भी है, ज़ाहिर है मज़ा आया होगा। ये बताएं कि क्या मुस्तकबिल में सियासत में आकर भी वज़ीर बनने का इरादा है आपका? मैं सियासत में आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ना पाकिस्तान में कुछ फंडामेंटल्स चेंज होने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के 2 इश्यूज़ हैं। एक, हमारे पास ऑर्गेनिक लीडरशिप नहीं है, हमारी वही पॉलिटिकल पार्टीज़ 1, 2, 3 है। क्या मुराद है आपकी ऑर्गेनिक लीडरशिप से? कि लोग जो हैं लोअर लेवल से मेहनत करना शुरू करें और वो जैसे कि इंडिया में इलेक्ट होते हैं, आपके सूबे छोटे हैं। मोदी साहब जो थे गुजरात के अंदर, उनकी ऊपर बीजेपी की नज़र पड़ी, उन्होंने वहाँ से मेहनत करनी शुरू की, गुजरात के सीएम बने। गुजरात के सीएम बन के उन्होंने वहाँ मेहनत की तो कॉर्पोरेट इंडिया पूरा आके उनके पीछे खड़ा हो गया। बीजेपी ने वो इलेक्शन क्लीन स्वीप किया था एंड मोदी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर आ गए थे। ये ऑर्गेनिक लीडरशिप होती है कि एक बंदा नीचे से शुरू हुआ और विद इन 3-4 इलेक्शंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत बड़े हो गए हैं। पंजाब सूबा इतना बड़ा हो गया है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से भी और अपने ग्रुप की तरफ से भी ये चीज़ काफ़ी देर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमें डिवीज़न लेवल के ऊपर सूबे बना देने चाहिए। और डिवीज़न लेवल पे सूबे बनाने का ये फ़ायदा होगा कि आप फंडिंग जो है वो लोअर लेवल के ऊपर ले जाएंगे। कसूर का फ़ंड, लाहौर का फ़ंड लाहौर को मिलेगा, सरगोदा का फ़ंड सरगोदा को मिलेगा। ये नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि सारी डेवलपमेंट लाहौर में हो जाती है एंड वहाँ लीडरशिप निकलेगी। अगर इस किस्म का कोई सिस्टम होता है और मुझे अप्रोच लगती है कि हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं विदाउट किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी कह के, और एक्चुअल जो है लोगों के वोट के ऊपर आके आप जो है वो परफॉर्मेंस दिखा के सामने आते हैं, तो मे बी पब्लिक लाइफ के अंदर मैं आऊँ। लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैं नहीं देखता कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगा। फैमिली के हमरा नाश्ता किया। नाश्ते में पालक गोश्त, हरीसा, कीमा, सैंडविच, मक्खन और लस्सी से तवाज़ो की गई। ये बताएं कि बिलाल अफजल साहब कैसे भाई हैं, कैसे बिजनेसमैन हैं और कैसे वज़ीर हैं? सबसे पहले भाई तो ज़्यादा, क्योंकि मेरा और बिलाल का एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो रिश्ता बड़ा दोस्तों वाला रहा है हमेशा। हमारा 1.5-2 साल का फ़र्क है, तो सब काम हमेशा इकट्ठे किए हैं। काम में भी जब आए हैं, बिज़नेस में भी, तब भी इकट्ठे ही रहे हैं। ज़ाहिर है थोड़ा एक बड़े भाई वाला रोल होता है, गाइडिंग रोल, वो पूरा निभाते हैं। स्ट्रॉन्ग हेडेड से हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। बस जो लड़ते हैं आपसे?
लड़ने से ज़्यादा ना उन चीज़ों पे इनका होता है कि जब एक चीज़ पे कभी कोई चीज़ पे फैसला कर लेते हैं ना, तो फिर वो ठीक तरीके से उस पर खड़े होते हैं। तो बाकी ज़ाहिर है बड़े भाई हैं, वज़ीर जो हैं इन्हीं से सुनने को मिलता है ज़्यादा बातें कि क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें आजकल देख रहे हैं। तो लगता तो हमें यही है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है और खामी क्या है? खामी तो ये है जी कि गुस्से के बहुत तेज़ हैं, गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। और अच्छी बात जो है वो मेरे ख्याल है वक्त पे उतर भी जाता है, गुस्सा पे ठीक हो जाते हैं। बिलाल बचपन में काफ़ी शरारती था, काफ़ी शरारती बच्चा। इसलिए अमूमन ऐसा होता था कि स्कूल से जब भी आता था ना, मतलब हर हफ्ते या 10 दिन में कोई ना कोई चोट लगवाई होती थी। पता नहीं इसे कितनी चोटें लगी हुई हैं, क्योंकि ये शरारती था। बाकी अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और अब भी अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत अच्छा दिमाग और बहुत अच्छा दिल दोनों दिए हैं। वैसे थोड़ा सा वही बात जो भी बात हो रही थी, थोड़ा सा कोड़ा है। एक तो ये कि हक बात कह रहे हैं या सही बात, उसको सपोर्ट करने वाला है और उसके लिए स्टैंड लेने वाला है। बिलाल मेरे लिए तो एक बड़े जेठ से ज़्यादा इज़ मोर ऑफ अ ब्रदर, बड़े भाई की तरह इनका रोल रहा है थ्रू आउट। और बहुत ही खुले दिल के हैं, एहसास करने वाले इंसान हैं और बच्चों के साथ बेहद प्यार। अभी भी अगर आप मूसा से पूछेंगे तो वो अपने बाबा से और मुझसे ज़्यादा कहेगा अपने ताता से प्यार, तो जो कि बताता है कि कितना ज़्यादा बिलाल को खुद बच्चों से प्यार है। इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है और खामी क्या है? बीवी से बेहतर तो कोई खामी नहीं जानता। हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए नवंबर में। तो अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं, बट आई थिंक जो सबसे प्रोमिनेंट अगर मैं एक बताऊं आपको तो ये है कि ही इज़ अ फैमिली मैन थ्रू एंड थ्रू। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कि वक्त नहीं देते, जितने भी बिजी हों, जो टाइम उनका है वो पेरेंट्स का है, मेरा है। और आई थिंक आई शुड मेंशन दैट ही इज़ अ वंडरफुल फादर। अभी हमारी बेटी 7 महीने की है और आई कुड नॉट हैव आस्क्ड कि इससे ज़्यादा मेरी हेल्प कराते या इससे ज़्यादा इससे प्यार करते हैं या वक्त स्पेंड करते। और बुरी आदत मेरे ख्याल में एक ये चीज़ है कि ही इज़ वेरी पैशनेट, बहुत हार्ड वर्किंग है और उसके अंदर कभी कभी अपनी पर्सनल हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल इनको याद नहीं रहती। तो मुझे ये कंप्लेन इनसे रहती है कि ये कभी अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, थोड़ा खुद पे कभी ज़रा ज़्यादा फोकस करें, तो ये अच्छी चीज़ होती है। दादी से मिलने आए। घर से निकलते वक्त दादी से प्यार और दुआएं लेना सारे खानदान का मामूल है। घर से रवाना हुए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पहुंचे। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली साहू ने इस्तकबाल किया। बिलाल अफजल साहब को आपने कैसा पाया? बिलाल साहब एक रिवायती मिनिस्टर से हट के हमारे साथ एक टीम लीड के तौर पे काम करते हैं और इनका बड़ा प्रोफेशनल एंगेजमेंट है। ये ऑपरेशनल, फंक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डे टू डे वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करते और जो एक रोल होता है मिनिस्टर का, एक लीडरशिप का, स्ट्रेटजिक रोल, उस लेवल पे इनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, इंटरेस्ट भी होता है, इनकी रहनुमाई भी होती है और हमारा इनके साथ एज ए मिनिस्टर काम करने का एक बहुत ही खुशगवार तजुर्बा रहा। अब्दुल्ला खान संभल एडिटोरियम आए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल की 15वीं मीटिंग की सदारत की। बड़े बड़े मंसूबों की इजाजत दी। सूबे में शुरू होने वाले और जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। हम नहीं कर सके चेयरमैन साहब, हमें इसे ड्रॉप कर देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप इसको पुट अप करें CNW फॉर द चीफ मिनिस्टर कि क्या हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं और इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि रोड मुल्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड मेक श्योर
ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए और सबसे ज़्यादा गमगीन कब? जी, खुशी तो सबसे ज़्यादा तब हुई जब मेरी बेटी पैदा हुई। वो फीलिंग मैं किसी को एक्सप्लेन भी, इतनी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था जब पहली दफ़ा मैंने उसको हाथ में पकड़ा, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो थी कॉम्प्लिकेशंस थी। सो हम लोगों का वो जो टाइम था स्ट्रेसफुल, और उसके बाद ऐसे खूबसूरत चीज़ आपको मिलना और हेल्दी होना, तो वो एक बहुत मेरे लिए स्टैंड आउट करता है मौका खुशी का। गम मुझे मेरी वालदा को कोई 1.5 साल पहले जो है कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो और हुआ भी अचानक, और हुआ भी स्टेज 2/स्टेज 3 बॉर्डरलाइन केस था। तो वो जो टाइम था उसमें मुझे नहीं समझ आई कि अपने गम को कैसे संभालूं। हम लोग पाकिस्तानी मैन, आई फील के इमोशंस के साथ ना हम लोग वीक होते हैं, हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होती। मैं बिल्कुल चुप हो गया जब तक हम लोगों को पता नहीं चला कि वो ट्रीटेबल है। मैं बल्कि कभी कोशिश करता कि वालदा के मैं सपोर्ट बनूं, मेरे से वो भी नहीं बना जा रहा था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इस गम को किस तरीके से प्रोसेस करूं। अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की कि शी केम आउट ऑफ इट। उनका सारा जो ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुली गया, एंड नाउ शी इज़ कैंसर फ्री। जवान हैं, जाके अमेरिका यूरोप भी पढ़ने का मौका मिला, क्या कोई गोरी पसंद नहीं आई? जी, मैं इस इंटरव्यू के बाद घर भी जाना है, तो इसलिए मैं इस किस्म का सवाल जो है वो अवॉइड करूँगा। पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है इसका सही आंसर देना। तो हाँ जी, फिरे बाहर, लेकिन मैं इंसानी खूबसूरती से ज़्यादा बाहर की वैसे खूबसूरती, उधर के इन्वायरमेंट, उधर की किस तरीके से लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, उस खूबसूरती को जो है वो ज़्यादा नोटिस करता था। वैसे आपको इंसानी हुस्न में पसंद क्या है? इंटेलिजेंस, और पढ़ी लिखी खातून हो, स्ट्रॉन्ग विल्ड। सो मेरे तो सारे घर वाले जो ख़वातीन हैं वो मुझे फेमिनिस्ट कहती हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बहन हो, बीवी हो, वालदा हो, उनके लिए हमेशा उनके राइट्स के लिए कि जो वो करना चाहती हैं वो उनको करने देना चाहिए, उनको काम के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए अपने अपने रोल के अंदर। सो मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। तो क्या खूबसूरती अच्छी नहीं लगती? वो चीज़ें वो पैकेज का पार्ट बन जाती है। अगर खूबसूरती है, बंदा अपने आप को कैरी कैसे करता है, बंदा बोलता कैसे है, वो सारी चीज़ें वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंस के साथ आती हैं, और वो सारी चीज़ें फिर बंदे की अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। आप प्राइवेट तालीम का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते रहे हैं, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो तालीमी ज़वाल है इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? जो हम लोगों का फोकस रहा है ना, हम कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा जो डिज़र्व करता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो एजुकेशन के बगैर ना रहे और उसको क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर हो। हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो पर स्टूडेंट की कॉस्ट है, उससे कम कॉस्ट के ऊपर बड़े प्राइवेट स्कूल्स बेटर एजुकेशन दे रहे हैं। कितनी है गवर्नमेंट की कॉस्ट, कितनी है और आपकी कॉस्ट कितनी है? गवर्नमेंट अबाउट 4500 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ खर्च करता है स्कूल में, स्कूल के अंदर। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप कहीं भी रूरल एरिया में चले जाएँ तो आपको स्कूल खाली मिलेंगे, उसके ऊपर ख़र्चा हो रहा है, उधर टीचर्स रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं आ रहे। तो वो अवेलेबिलिटी यानी कि रिसोर्सेज ज़ाया ना हो, वो प्राइवेट सेक्टर देख सकता है। गवर्नमेंट का काम ये काम करना नहीं होता अनटिल अनलेस हमारा जो है वो सिस्टम चेंज किया जाए। अब 80,000 स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सेक्रेटरी साहब लाहौर में बैठ के 80,000 स्कूल्स को मॉनिटर कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे सिस्टम के अंदर हर डिवीज़न लेवल के ऊपर हम लोग डायरेक्टर बिठाते हैं, जिसका आप कह सकते हैं कि वो सेक्रेटरी लेवल का बंदा होता है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर भी होती है और जिसके पास डिसीजन मेकिंग भी होती है। तो हम हालांकि सिर्फ 1500 इंस्टीट्यूशन से लाने के लिए हर डिवीज़न में डायरेक्टर बिठा रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके अंदर आप एक सेक्रेटरी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 80,000 स्कूल चला ले, तो ये पॉसिबल, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आम तासुर है कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो बड़ी कामयाबी से चल रहा है, लोग मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो नौकरशाही है या ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, उसमें कोताहियाँ हैं। आपने बतौर वज़ीर क्या फ़ील किया है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फ़र्क है? मैं सबसे पहले ना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो मैं प्लेजेंटली सरप्राइज़ हुआ ना, वो पीएस सर्विस के जो लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस, उनकी ट्रेनिंग, इट इज़ बियॉन्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड। यानी इनमें से किसी बंदे को भी मैं उठा के आंखें बंद करके अपनी कंपनी का CEO लगाने को तैयार हूँ, लेकिन
जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि इनको स्टेबिलिटी नहीं दी जाती टू परफॉर्म। अब हम लोगों का फॉर एग्जांपल एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, हम साल बाद उसको एवेलुएट करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम ये चीज़ें अपनी इम्प्रूव कर लो, और फिर 1 साल बाद दोबारा उसको एवेलुएट किया जाता है। अगर उसको इम्प्रूवमेंट वो शो करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो हम उसको जगह उसकी चेंज कर देते हैं। यहाँ आप देखें तो सेक्रेटरीज़ 1 साल के अंदर 10-10 तब्दील होते हैं। अब आप एक सेक्रेटरी से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 1 महीने में आके एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो है समझे और उसमें राइट डिसीजन मेकिंग करे। सो इसलिए डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारी स्टेबिलिटी होती है, पॉलिसी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। यहाँ तो हम लोग एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऐसे रिजेक्ट कर देती है जैसे कि वो दुश्मन पॉलिसी है, हालांकि पॉलिसी को आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पे देखना चाहिए। अच्छा, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसको आप थोड़ा सा अपने मंशूर के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल स्क्रैप कर देना तो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। आप गवर्नमेंट से तो तनख्वाह नहीं लेते बज़ौर वज़ीर, ना मेरा ख्याल है आपने गाड़ी ली है, ना प्रोटोकॉल लेते हैं। ये बताएं कि आपको जिस प्राइवेट अदारे में आप काम कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर है आप पार्टनर भी हैं, लेकिन आपकी माहाना आमदनी कितनी है? हमारा जो सिस्टम है ना जी, वो सारे बच्चों को जो हमारी सेकंड जनरेशन हम जिन्हें कहते हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है, विच इज़ कंफर्टेबल इनफ कि हम लोग अपने ख़र्चे ट्रैवलिंग वगैरह जो है उसके अंदर करते हैं। गवर्नमेंट से हमने कोई मराहत नहीं ली और वो किसी भी मिनिस्टर ने नहीं ली। आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह कंफर्टेबल है, 10 लाख या 15 लाख? 10 लाख के आगे पीछे है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पहुंचे। सेक्रेटरी माहौलियात राशिद कमाल रहमान ने इस्तकबाल किया। स्मोक सेल का दौरा करने आए। सेक्रेटरी माहौलियात ने स्मॉग कंट्रोल के हवाले से किए गए इक़दामात पर ब्रीफ किया। सर यूज़ हुआ था, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसमें 4 बैरल लिक्विड आता है और आप इसको स्प्रे करते हैं। अब इस जहाज़ से भी अगर आप स्प्रे करते रहें तो मॉडल टाउन का एरिया भी ये जहाज़ पूरे 2 दिन में कवर करेगा। तो अभी हम वो एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब होता है तो आप फिर और जहाज़ लाएंगे। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कॉरपोरेट ऑफिस आए। आपका ये जो प्राइवेट एजुकेशन का जो ग्रुप है जिसमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, इसमें कुल कितने स्टूडेंट हैं, कितने कॉलेजेस हैं और आपका सालाना टर्नओवर कितना है? जो स्टूडेंट्स वाइज हम लोग 3 लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। एक स्कूल्स हैं हमारे, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ हमारी 4 हैं। इसके अलावा स्कूल्स जो हैं टोटल हमारे 1000 के करीब हैं। सो 1000 स्कूल्स, 330 कॉलेजेस एंड 4 यूनिवर्सिटीज़ हम ऑपरेट करते हैं। टोटल अभी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है इट्स अबाउट 450,000, 4.5 लाख स्टूडेंट करेंटली हमारे सिस्टम में पढ़ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इन टर्म्स वो हमारा FSC का है। 11वीं और 12वीं जो है तकरीबन 20% स्टूडेंट जो है वो हमसे करते हैं इन पंजाब। कितना आपका सालाना बजट कितना है, कितने अर्न करते हैं आप? सिस्टम जो पूरा है, क्योंकि ये सारी की सारी अर्निंग हमारी नहीं होती, इसके अंदर हमारे फ्रेंचाइजी भी होते हैं, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स भी होते हैं। क्योंकि अगर आप टोटल टर्नओवर देखें तो वो अबाउट 20 बिलियन बन जाता है, लेकिन इसके अंदर 70% ऑफ द कॉस्ट हमारी जो है वो सैलरीज़ की है, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। हम टीचर्स को बहुत अच्छा पे करते हैं। सो मार्जिन वाइज इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि हम वो स्वीट स्पॉट हिट करना चाहते हैं कि जहां मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप मैक्सिमम लोगों को बेहतर एजुकेशन दे सकें। सफारी पार्क पहुंचे। गाड़ी में बैठकर सफारी पार्क का दौरा किया। शेरों को खुद गोश्त डाला।
DG वाइल्ड लाइफ पंजाब मुबीन इलाही ने इस्तकबाल किया। इसके अलावा ये जो हमारा है ये डेजर्ट सफारी है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप डेजर्ट में घूम रहे हैं। यहाँ आपको चिंकारा, ब्लैक बक, जो डेजर्ट के अंदर एनिमल्स मिलते हैं ना, वो आपको होंगे। तो ये हमारा प्लान था सफारी के लिए। ज़ू में भी रिवैम्प हो रहा है, सफारी में भी हो रहा है। एक अब ये राइनोज के लिए जो है अलग है। अब राइनोज, ज़ीब्रास, जिराफ्स आपको नज़र एक ही एरिया में आ रहे होंगे, लेकिन दरमियान में हम किसी जगह पे मोट बनाएंगे। चाय पी। बोट में झील का दौरा किया। ज़ेरे तामीर साउदर्न लूप लाहौर रिंग रोड पहुंचे। चेयरमैन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल शहजाद ने इस्तकबाल किया। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की सर लेंथ है 8 किलोमीटर रोड है सर, अड्डा प्लॉट से लेके तो मुल्तान इंटरचेंज तक। इसमें सर 8 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें 8 ब्रिजेस शामिल हैं सर और 20 माइनर स्ट्रक्चर्स। 16.6 बिलियन का, 16 अरब का। और पूरा हम लोगों ने इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड जब आए थे उसके 100 दिन के अंदर हमने कंप्लीट कर देना है। सिर्फ 100 दिन में? जी, सिर्फ इंशाल्लाह 100 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जहाँ अड्डा प्लॉट पे आपकी रिंग रोड ख़त्म हो गई थी, वहाँ से होता हुआ बहरिया टाउन से गुजरता हुआ मुल्तान रोड। तो अब आप सोचें कि मुल्तान से अगर कोई बंदा आ रहा है, मुल्तान रोड के ऊपर कोई आ रहा है और उसने एयरपोर्ट जाना है, तो उसने सिंपल राइट लेना है और 13-14 किलोमीटर के ऊपर उसका एयरपोर्ट है। रात भर पहले बंदे को आपको लाहौर आना पड़ता था, ठोकर के ऊपर ट्रैफिक होती है। तो कनेक्टिविटी जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। रात के वक्त घर पहुंचे। वालिद प्रोफेसर सुहेल अफजल भी घर वापस आ गए थे। बिलाल कैसा बेटा है जी, और बचपन में कैसा था, अब कैसा है? बिलाल अच्छा है जी, ताबेदार सा बच्चा है जी। और बचपन में ज़रा ज़ाहिर है जैसे सारे बच्चे होते हैं, बिलाल भी वैसे ही थोड़ा सा जैसे शरारतों की तरफ माइल था, लेकिन टाइम के साथ साथ लेकिन ताबेदार अच्छा है जी। मेरे कहने पे इसने इंजीनियरिंग की, जो कि आजकल की ज़रा वो जनरेशन में ये बात ज़रा वो नहीं डाइजेस्ट होती। खैर फिर ज़ाहिर इसका रुझान बिज़नेस की तरफ था। फिर इसने फ्रांस की यूनिवर्सिटी से फिर बिज़नेस एजुकेशन की। तो अब माशाल्लाह मेरे साथ तो कामकाज में अच्छा एक्टिव है। 3 महीने की छुट्टी पे भेजा था, 8 महीने हो गए। आप भी वज़ीर रहे, ये भी वज़ीर है, कितना फ़र्क है? 2008 में बड़ा रूटीन वर्क, वैसे भी इंटरिम गवर्नमेंट का जो था ना डोमेन, वो हमें अंदाज़ा था। अब मुझे आजकल की वजारत की समझ नहीं आ रही। ये तो माशाल्लाह जी एक्टिव है बहुत ज़्यादा। और बिजनेस में कैसा है जी? बिजनेस बहुत अच्छा जी, काम में बहुत अच्छा बिलाल, एक्सीलेंट, काम में बहुत अच्छा ये। इसकी समझने की सलाहियत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। फ्रांस से जो आपने तालीम हासिल की उसका मौजू बड़ा दिलचस्प था कि किस तरह एक फैमिली बिजनेस को अगली नस्ल तक मुंतकिल किया जाता है। तो आपने इस पढ़ाई से क्या सीखा, वो क्या ख़ास बात है, खुलासा क्या है जिससे एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कामयाबी से
बिज़नेस को मुंतकिल किया जा सकता है? जो सबसे मुश्किल ट्रांजिशन होती है ना, वो होती है पहली जनरेशन से सेकंड जनरेशन के ऊपर। अगर आप उधर ही अपनी फाउंडेशन ठीक रखना शुरू कर दें तो फिर हर जनरेशन उसके ऊपर बिल्ट ऑन करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सारे बच्चों को एक सैलरी मिलेगी और हर कोई अपना ख़र्चा खुद करेगा, कि रादर कि वो कंपनी किसी का ख़र्चा उठा रही हो, क्योंकि किसी का हो सकता है ख़र्चा ट्रैवलिंग का ज़्यादा हो, किसी का गाड़ी पे ख़र्चा ज़्यादा हो। सो ये रूल्स हैं जो आप अपने डिफ़ाइन करते रहते हैं। सो सक्सेशन प्लानिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बड़ी जनरेशन छोटी जनरेशन के साथ अच्छा कम्युनिकेट करना शुरू कर दे, अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी शुरू करे, और जो छोटी जनरेशन नेक्स्ट इनकमिंग जनरेशन है वो भी अपनी रिजर्वेशन जो है साथ एक्सप्रेस करते रहे, तो जो रूल बुक बनती है वो उसकी कॉन्टीन्यूटी रहती है। ये नहीं होता कि जैसे कुछ बिजनेसेस में हमने देखा कि एक बंदा काम करते करते अगर उसकी कोई एक्सीडेंट के अंदर जो है वो बंदा इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो उसकी अगली जनरेशन आके बिल्कुल ही स्क्रैच से काम शुरू करती है, उसको पता ही नहीं होता वेयर टू बिगिन। तो ये जो फैमिली की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के दरम्यान में कम्युनिकेशन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको जवानी में ही कमर दर्द हो गई, इस मुसलसल तकलीफ़ के साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? 2018 से जी मैं कमर दर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी 2 सर्जरीज़ हो चुकी हैं। असल में मुझे कंजेनिटल स्पाइनल स्टेनोसिस है, जिसका मतलब ये है कि जो आपका हराम मगज़ की नाली होती है वो मेरी 1/3 है एक आम इंसान से। तो कोई भी अगर मेरा मोरा हिलता है, तो मेरी पहले ऑपरेशन मेरा हुआ 2020 के अंदर, तो मेरा बाजू चलना बंद हो गया। फिर एक मेरा ऑपरेशन हुआ 2021 के अंदर, जब मेरी टांग चलनी बंद हो गई। तो कमर की दर्द एक ऐसी दर्द होती है कि इसको आपको ना पालना पड़ता है। जब मेरे पास टाइम होता है फिजियो कर लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर कुछ दिन मेरे बिज़ी हों या मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो तो उन दिनों में मेरी ख़राब हो जाती है। तो एक लव हेट रिलेशनशिप कमर के दर्द के साथ बना है। और अगर कोई और बंदा भी जिसको कमर की दर्द हो, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसको आपने पालना होता है, इसको आपने संभाल के रखना होता है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मेरे इस टाइम के ऊपर कमर की दर्द निकल आती है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड करते हैं। आप काम काम और काम ही करते रहते हैं या कभी कोई तफरी के लिए वक्त निकालते हैं, मौसीकी के लिए, फिल्म के लिए, डांस के लिए? 2 मेरी हॉबीज़ है जी। एक हॉबी मेरी फार्मिंग है। एक फार्म डेवलप किया हुआ है कसूर के पास, जहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड भी और एनिमल रिलेटेड फार्मिंग भी करते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट जो है जेनेटिक्स के ऊपर है कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करने वाला एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, यानी आपकी बुल प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाला जानवर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो एक हॉबी मेरी ये है। दूसरी हॉबी ट्रैवलिंग है, दुनिया देखने का शौक़ है। कितने मुल्क देख चुके हैं? मैं 40+ देख चुका हूँ मुल्क। यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया पूरा देखा हुआ है। साउथ अमेरिका अभी तक मेरे से मिस हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी मिस हुआ है। बाकी सारी जगह मैं टच कर चुका हूँ, अफ्रीका टच कर चुका हूँ, नॉर्थ अमेरिका में तो रहा। तो ट्रैवलिंग का भी शौक़ है।